नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसकी शायद आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन चर्चा है तो निश्चित ही जानना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के द्वारा कश्मीर में G20 की बैठक की जानी है, आने वाले 2 दिन के भीतर शुरू होगी, जहां पे टूरिज्म के लिए या टूरिज्म ग्रुप की बैठक कश्मीर में भारत द्वारा आयोजित करवाई जाएगी G20 देशों की। भारत इस साल G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। उसी के क्रम में आपने आप लोगों को लेकर के कुछ सेशंस किए थे, जिनमें मैंने आपको बताया था कि कश्मीर को लेकर के सही निकला पाकिस्तान का डर, क्योंकि भारत ने अनाउंस कर दिया था कि हम कश्मीर में G20 की बैठक करेंगे। ठीक इसी प्रकार से कश्मीर भेजे गए मार्कोस और NSG कमांडोज, क्योंकि सरकार ने आज से 12 दिन पहले ही इस G20 को, जो कि मई के अभी 22 से 25 के बीच में होने वाली है, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा भी यहां पर चाक चौबन्दा कर दी गई थी। इन सारी घटनाक्रमों के बीच में चूंकि पाकिस्तान लंबे समय से अपना एजेंडा चला रहा है कि G20 कश्मीर में नहीं होना चाहिए, अपने कई सागे साथियों को मनाने का प्रयास भी किया है, जिसके चलते उसने तुर्की को भी मनाया था। लेकिन G20 के मसले पर Y20 की होने वाली बैठक में पाकिस्तान का मित्र तुर्की आकर शामिल हो गया था। यह हमने आपको सेशन में बताया था। आज क्या हुआ है? आज भारत के द्वारा UN में उठे हुए एक मुद्दे को बेसलेस और अनवारंटेड एलिगेशन का है, मतलब बिन मांगी सलाह या बिन मांगा गया आरोप कहा है और बिल्कुल आधारहीन बोला गया है भारत के द्वारा एक व्यक्ति के कमेंट को। इसीलिए आज आप इस सेशन को जान रहे हैं, बेसलेस एंड अनवारंटेड एलिगेशंस, इंडिया स्लैम UN ऑब्जेक्शन टू G20 समिट इन जम्मू कश्मीर। आप ये जो खबर देख रहे हैं, इसमें इस खबर को थोड़ा गहराई से समझें। इंडिया स्लैम यानी इंडिया ने निंदा की है यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्शन की फॉर G20 समिट इन जम्मू कश्मीर। यूनाइटेड नेशन दुनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए स्थापित एक संस्था, उसके द्वारा यदि किसी के द्वारा यह बोला जाए कि उन्हें आपत्ति है G20 की जम्मू कश्मीर में होने पर, तो लगता है कि ये व्यक्ति कामयाब हो गए हैं। लगता है जिस तरह से ये लोग सऊदी अरब, तुर्की और इनके साथी देशों को मनाने, जैसे चीन को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो G20 के मसले पर कश्मीर ना जाएं, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि यह खबर निकल कर आती है कि UN के द्वारा जो भारत में G20 पर मतलब जो कमेंट किया गया है, उसको भारत के द्वारा आधारहीन और निराधार एक तरह से कहा गया है और उसकी निंदा भारत ने भी की है कि तुमने गलत बोला। अब यह जानकारी आज के सेशन में आपको जाननी है। आफ्टर ऑल मसला क्या हुआ? क्या अब UN के करने से कुछ संभव है या फिर UN की बातों को इंडिया इग्नोर कर देगा? और इनके द्वारा जो आरोप पत्र लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, वो कितने सही हैं? दुनिया में किन किन के यहां पर खुशियां मनी होंगी? किस प्रकार से हुर्रियत ने पटाखे चलाए होंगे कि यूनियन के अंदर यानी कि मतलब यूनाइटेड नेशन के अंदर देखो कैसे भारत विरोधी बात आई है निकल करके। पाकिस्तान में आज के दिन जश्न होना चाहिए। कहां से कथा शुरू होती है वो सारी जानकारी आपको बता दें, एक व्यक्ति से आपको मिला देते हैं। यह व्यक्ति है UN का स्पेशल रिपोर्टर ऑन माइनॉरिटी इश्यूज, यूनाइटेड नेशंस के अंदर यह व्यक्ति है। इस व्यक्ति के द्वारा हाल ही में, जिसका नाम है डॉक्टर फर्नैंड दे वेरनीज, ये डॉक्टर जो फर्नैंड है उसी के द्वारा हाल ही में कमेंट किया गया है। ये रिपोर्टर है, रिपोर्टर ना होकर रिपोर्टर। इसका अर्थ होता है पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिपोर्ट ऑन प्रोसीडिंग्स ऑफ इट्स मीटिंग्स। इस व्यक्ति के द्वारा हाल ही में टिप्पणी की गई है, यानी UN के द्वारा नियुक्त यह व्यक्ति है जिसने ऐसी टिप्पणी की है। कश्मीर को लेकर एक पूरा पत्र जारी किया है, इसमें इसने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। आज हम इसके पत्र का जवाब देंगे, यानी इसने जो पत्र के अंदर एलिगेशन लगाए हैं उनको एक एक करके इसे बताएंगे कि कितनी गलत इंफॉर्मेशन लिए हुए यह प्राणी घूम रहा है। यदि इसके पास सही खबरें होती तो शायद इसके साथ ये परेशानियां ना होती। इन सब बातों की शुरुआत कहां से होती है? क्योंकि यह व्यक्ति अपने बयान में 370 का जिक्र करता है। इसलिए मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, अगस्त 2019 में भारत के द्वारा आर्टिकल 370 हटा दिया गया था कश्मीर से, जिसके चलते हुए पाकिस्तान पूरी दुनिया में कश्मीर को मुद्दे को लिए हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिर रहा है। इसी विषय के कारण
सारा बवाल है। यदि आपको लगता है कि किस प्रकार से 370 की कहानी हुई, क्या हुआ, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए एक लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, दैट इज ऑफ कुकू एफएम। साथियों, यह एक ऐसा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर उपलब्ध जहां पर आपको डिफरेंट वैरायटीज की ऑडियो बुक्स सुनने को मिलती हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स सुनने को मिलती हैं। उनमें से एक 370 पर ऑडियो बुक है जिसे जाकर आप सुन सकते हैं। पूरे महीने भर में आप आराम से बहुत ही नॉमिनल कीमत पर एक बहुत जबरदस्त ऑडियो बुक एक्सपीरियंस का अनुभव ले सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं बेहतरीन फीचर्स के साथ, जिनमें चाहे स्लीप मोड फीचर हो, नोट्स मेकिंग फीचर हो, इनका बेहतरीन आप लाभ ले सकते हैं कुकू एफएम पर। साथियों, कुकू एफएम पर उपलब्ध जो ऑडियो बुक्स हैं इनमें बेहतरीन फीचर आपके लिए उपलब्ध हैं। आप इनका लाभ लेने के लिए मेरा कूपन कोड यदि अंकित 50 यूज करते हैं तो आपको 1 महीने का पूरा सब्सक्रिप्शन बहुत ही नॉमिनल दाम पर उपलब्ध हो जाता है। 99 रुपीस प्रति माह मिलने वाला सब्सक्रिप्शन पहले माह अंकित 50 लगाने पर 50% डिस्काउंट के साथ 49 रुपीस का आपको उपलब्ध हो जाता है। तो अभी जाइए और अपने लिए रेफरल कोड या कूपन कोड यूज करिए पहले महीने के लिए अंकित 50 और जाकर के बेहतरीन तरीके से पूरे ऑडियो बुक का एक्सपीरियंस लीजिए। आइए कथा को विस्तार से बताते हैं। चर्चा है फर्नांड दे वेरनीज की। कौन है यह प्राणी, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसा आप यहां पर इस व्यक्ति की नेशनलिटी को देख रहे हो, डुअल नेशनलिटी धारण किया हुआ यह प्राणी ऑस्ट्रेलियन और कनाडा की नागरिकता रखा हुआ है। फिलहाल ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में भी नियुक्त है और माइनॉरिटीज के मुद्दे के ऊपर ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर स्पेशल रिपोर्टर है। रिपोर्टर का मतलब यहां पत्रकार नहीं है, एक स्पेशल व्यक्ति नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशन में, ये वो व्यक्ति है। ठीक है, इसने ऐसा क्या कहा मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होना चाहिए दुनिया की टॉप 20 अर्थव्यवस्थाएं मिलकर हर साल एक बैठक करती हैं जिसे G20 कहा जाता है। इस G20 की बैठक में अलग अलग प्रकार के विभाग अलग अलग समय पर मुलाकात करते हैं। जैसे विदेश मंत्रियों ने बैठक कर ली, ऐसे ही टूरिज्म को लेकर के हाल ही में बैठक आयोजित होनी है। कहां होनी है आप जरा यहां पर देख सकते हैं। 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में 3rd टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन श्रीनगर, ये G20 का आपको कैलेंडर दिखाई दे रहा है श्रीनगर के अंदर, जम्मू कश्मीर की राजधानी के अंदर होता हुआ। मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा साथियों, और वो ये है कि चूंकि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत ने ना केवल श्रीनगर बल्कि बहुत सारे अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकार की बैठकों का आयोजन किया है। आप चाहें तो यहां देख सकते हैं, आप मुंबई में भी होती हुई बैठक देख सकते हैं, आप ऋषिकेश में भी होती हुई बैठक देख सकते हैं, आप वाराणसी में भी होती हुई बैठक देख सकते हैं, आप हैदराबाद में भी होती हुई बैठक देख सकते हैं, आप मुंबई में भी होती हुई बैठक देख सकते हैं। अर्थात भारत ने, भारत के जितने भी बड़े शहर हैं या फिर जहां पर सरकार को लगता है कि इन्हें भी अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर मिलना चाहिए, दुनिया के लोग हमारे देश को बहुत अच्छे से देखें, इसके लिए भारत ने अलग अलग शहरों में बैठकों का आयोजन किया है, जिसमें से श्रीनगर में भी बैठक आयोजित की जानी है। कब से आयोजित की जानी है? 22 तारीख से। आप जब सेशन को सुन रहे हैं 17 मई है। ऐसी स्थिति में आपने 5 दिन बाद की घटना के ऊपर एक टिप्पणी सुन ली, और टिप्पणी किसकी थी? संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष दूत की, जिसे स्पेशल रिपोर्टर कहा जाता है, जिसका नाम है फर्नांड दी वेरेस। इस फर्नांड दी वेरेस नामक व्यक्ति ने कश्मीर में G20 बैठक को लेकर कहा कि इसने कहते हुए आपत्ति जताई कि जम्मू कश्मीर अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, नंबर 1। और जिनेवा में रहते हुए इस व्यक्ति को भारत के तरफ से जो नियुक्त यूएन में प्रतिनिधि है उसने बढ़िया से जवाब भी दे दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने पूरा एक पत्र जारी किया। आप इस पत्र की हेडिंग को इस प्रकार से देखें, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट स्पेशल प्रोसीजर। यहां आप देखें, स्टेटमेंट ऑफ यूएन एक्सपर्ट ऑन कश्मीर अहेड ऑफ G20 मीटिंग। इसने बकायदा यह लिखा, होल्डिंग G20 मीटिंग इन जम्मू कश्मीर वाइल मैसिव ह्यूमन राइट वायलेशन आर ऑनगोइंग इन लैंडिंग सपोर्ट टू अटेम्प्ट India to normalize the brutal repressive denial of democratic and other rights of कश्मीरी मुस्लिम एंड माइनॉरिटीज। इस व्यक्ति ने अपने द्वारा एक ट्वीट करके पूरा एक पत्र भर के यहां पर डाल दिया। उस पत्र की प्रथम पंक्तियों में लिखा हुआ है, ह्यूमन राइट वायलेशन हैव राइजन
मैं सारी की सारे इसकी एक एक लाइन का पूर्ण विश्लेषण करेंगे और इसने जो बातें कही है ना उनका पूरा जवाब देंगे। यानी इसके पास में ये समझिए कि पूरा जवाब हम भी देने वाले हैं, ठीक है ना। सारी बातों का विश्लेषण होगा। ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकारों का उल्लंघन have risen dramatically India administered जम्मू कश्मीर since 2019। इसका कहना है 2019 में ऐसा क्या हुआ था? कोरोना नहीं साहब, इनको कोविड 19 से टेंशन नहीं है, इनको दिक्कत है भारत द्वारा हटाए गए 370 से। इनका कहना है 370 हटने के बाद से यहां पर मानवाधिकारों का बहुत ज्यादा उल्लंघन हुआ है। When the government of India revoked the special status on the region, warned UN independent expert on week before a scheduled G20 बैठक। इसने एक वीक पहले श्रीनगर में होने वाली बैठक से एक वीक पहले अपनी टिप्पणी करके दुनिया को आगाह करने का प्रयास किया। इसने अपना काम किया कि G20 वालों, तुम श्रीनगर तो जा रहे हो लेकिन यह याद करके जाना वहां पर मानव अधिकारों का भयंकर उल्लंघन हो रहा है। अच्छी बात है साहब, इसने ये व्यक्ति बात बोली। इसको जवाब देने के लिए भारत की तरफ से जो हमारे मानव अधिकार के जो मतलब हमारी तरफ से जिनेवा में जो नियुक्त प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बकायदा इसको ढंग से लपेट भी लिया। इसने अपने आरोप में यह कहा कि G20 की जो बैठक आयोजित की जा रही है उसका असल उद्देश्य भारत के द्वारा जम्मू कश्मीर का जो सैन्य अतिक्रमण किया हुआ है, यानी कि जो सेना वहां पर भेजी हुई है, उस सैन्य अतिक्रमण को सामान्य बनाने का एक तरीका है कि ताकि लोगों को यह दिखाया जा सके कि देखो हमने सेना आप लोगों के लिए लगाई है, यहां सेना हमने किसी उद्देश्य से नहीं लगाई है। जबकि वहां बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का उल्लंघन जारी है। भारत बैठकों के जरिए कश्मीरी मुसलमानों के लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन की स्वीकृति पाने का प्रयास कर रहा है। यानी भारत के द्वारा ये जो विदेशियों को वहां ले जाया जा रहा है, इसका केवल उद्देश्य इतना है कि भारत ने जो वहां सेना लगा रखी है उस सेना का अपॉइंटमेंट जस्टिफाई करवाया जा सके कि साहब सेना सही लगा रखी है ना, हमने कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको। तो भारत केवल स्वीकृति पाने के लिए यह प्रयास कर रहा है। तो जिनेवा के अंदर जो भारत का प्रतिनिधि है उसके द्वारा बकायदा इसको ढंग से लपेट दिया गया और अपनी तरफ से गुस्सा बता दिया और कहा कि यह हमारा अपना देश का हिस्सा है और हम देश के किस हिस्से में क्या आयोजित करें यह राइट पूरी तरह से हमारे पास सुरक्षित है। खैर, अब चर्चा करते हैं इसने जितनी भी बातें उठाई उनकी। इसने शुरुआत में जिस प्रकार से कहा, ह्यूमन राइट का मामला उठाया G20 के अंदर कि भाई हम लोग कश्मीर रीजन के अंदर केवल दुनिया को दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं। फिर इसने कहा स्टेटमेंट और कहते हुए कहा कि मैसिव राइट वायलेशन इंक्लूडिंग टॉर्चर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, डिनायल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन राइट ऑफ कश्मीरी मुस्लिम एंड माइनॉरिटीज followed the suspension of democratic right and local election with direct rule of New Delhi on 6 अगस्त 2019। इनकी सारी बातों की विश्लेषण करते हैं, चिंता ना करें, एक एक करके सारी बातों का विश्लेषण करते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट उठा लेते हैं। इस व्यक्ति ने पहला पॉइंट कहा है ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है और वो बढ़ गया है ड्रामेटिकली, मतलब कि नाटकीय अंदाज में इसकी संख्या में इजाफा हुआ है जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद। इसका दावा है 2019 तक यहां मानव अधिकारों का इतना उल्लंघन नहीं होता था जितना 2019 के बाद हुआ है। अब इसका ये तो क्लेम है, अब इस पर फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट क्या है? Not a single civilian was killed in law and order problem since abrogation of Article 370। आप विचार करिए, और ये जितने भी तथ्य मैं आपको दे रहा हूं ये जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा दिए गए, डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए तथ्य हैं, अखबारों में छपे हुए तथ्य हैं। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, आप कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी की घटना सुना करते थे, 2019 के बाद से 2023 में आप आ गए, किसी अखबार में पत्थरबाजी की सूचना तक नहीं मिल रही है। और तो और एक सिंगल व्यक्ति 2019 से लेकर अभी तक लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यानी कि पुलिस प्रशासन की भिड़ंत में नहीं मारा गया है। आप अंदाजा लगा लीजिए, 32 ईयर के आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो इट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट एंड फिगर्स मेंशन्ड बिलो अबाउट द फॉल्स क्लेम रेज्ड बाय द स्पेशल रिपोर्टर माइनॉरिटी। इसने जो बातें कही उस पर ये डेटा देख सकते हैं आप। ये आपके सामने सिविलियंस की संख्या है, कितने सिविलियन कब कब मारे गए, एक बार आप आंकड़े देख लीजिए। 2023 तक के अगर आंकड़े देखें तो आपको आंकड़ों की संख्या में गिरावट जरूर नजर आएगी। अगर सिक्योरिटी पर्सनल्स की संख्या भी देखी जाए तो 2023 तक के जो आंकड़े हैं, क्योंकि साल भर के आंकड़े प्रकाशित होते हैं, 2022 तक के आंकड़े आपके सामने इन सब के अंदर गिरावट दर्ज की गई है। और तो छोड़िए, आप सिक्योरिटी को लेकर कश्मीर जोन पुलिस का
ट्वीट देख लीजिए। यह ट्वीट है अगस्त 5 2022 का। उद्देश्य क्या था? इसको जवाब देना नहीं था। उद्देश्य था 2019 के बाद 20 निकला, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कंपैरिजन कराया गया 3 सालों का कि देखो कितना परिवर्तन आया है 16 से 19 में और 19 से 22 में। चला चेक करते हैं साथियों। लॉ एंड ऑर्डर के जो इंसिडेंट्स हुआ करते थे, क्योंकि पत्थरबाजी आए दिन हुआ करती थी, उसको लेकर के पुलिस और आम जन में भिड़ंत हुआ करती थी। ये मसले जहां 3,500 से अधिक हुआ करते थे 3 साल में, आप यहां पर फिगर उठाकर देखें, मात्र 3 साल में 438 ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं। तथ्य आपके सामने है। नंबर 1। नंबर दूसरा, सिविलियन कितने मारे गए मेरे प्यारे साथियों? 16 से 19 में सिविलियन मारे गए 124, लेकिन 19 से 22 में एक भी सिविलियन नहीं मारा गया। ये एब्रोगेशन ऑफ जो 370 हुआ उसके बाद का इंसिडेंट है। आप सोचकर देखें, एक भी सिविलियन नहीं मारा गया। और तो और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जो मार्टियर हुए लॉ एंड ऑर्डर में, यानी कई बार जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो पत्थरबाजी में या फिर दुश्मनों की तरफ से चलाए जाने वाले हथियारों के प्रयोग से कई बार सिक्योरिटी पर्सनल मारे जाते हैं। 16 से 19 के बीच में 6 सिक्योरिटी पर्सनल पुलिस के मारे गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस का बात कर रहा हूं मैं, सेना की बात नहीं कर रहा हूं। यह पुलिस ने आंकड़ा जारी किया, वहां पुलिस भी है, सेना भी है, लेकिन वहां पर एक भी सिक्योरिटी पर्सनल लॉ एंड ऑर्डर मामले में नहीं मारा गया। लेकिन पहले कितने मारे गए थे? 6। टेरर इंसिडेंट्स की अगर बात करें तो जब तक 2019 तक 370 नहीं हटा था, तब तक 930 टेरर अटेम्प्ट्स थे, जो घटकर 617 रह गए। पुलिस मार्टियर इन टेरर इंसिडेंट और टेरर एक्टिविटीज में जो पुलिस वाले मरे, उनकी संख्या जहां 3 साल में पहले 290 थी, वो इस बार 174 रह गई। साथ में जो सिविलियन मरे टेरर अटैक में, वो 3 साल में पहले 191 थे, वो घटकर 110 रह गए। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपैरिजन अपने आप में कितना इनफ कंपैरिजन है, ये समझाने के लिए कि इस व्यक्ति ने जो ह्यूमन राइट का मसला उठाया, जिसने ये कहा कि हम लोग ह्यूमन राइट के मामले मैसिव रूप से बढ़ गए हैं, उस मैसिव रूप से बढ़े हुए का क्या आप इस प्रकार के आंकड़ों से तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे? नंबर 1। दूसरा, कश्मीर जोन के द्वारा जो कहा गया मामला है, जरा देख लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है, वी हैव अचीव्ड 100% सक्सेस इन पीस एंड स्टेबिलिटी फ्रॉम 2897 केसेस एंड लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स इन 2016 to 26 माइनर केसेस इन 2022। सोचकर देखिए, जहां एक और 2897 केसेस दर्ज हुआ करते थे 2016 में, मात्र 26 माइनर केसेस लॉ एंड ऑर्डर के दर्ज हुए 2022 में। इससे और ज्यादा क्या कहेंगे? और यह कौन बोल रहा है? एडिशनल डीजीपी कश्मीर के द्वारा दिया गया बयान है। आप सोच सकते हैं, दिसंबर 2022 का बयान है कि लास्ट मतलब लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है, लास्ट मोर देन 3 इयर्स में सबसे कम देखी गई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या यहां पर तर्क निकाल के आ रहे हैं। फिर अगला इसका एक पॉइंट है, उसका भी क्लेम देख लेते हैं। डिनायल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन राइट ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज फॉलोइंग द सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट एंड लोकल इलेक्शन। इसने क्या कहा है अपने इस पत्र में, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें इसने कहा है कि सरकार के द्वारा कश्मीर में लोगों का राजनीति के अंदर जो मतलब पार्टिसिपेशन है, यानी कि उनका शामिल होना है, वो सस्पेंड किया जा रहा है, यानी कि भाग नहीं लेने दिया जा रहा। आइए इनको तथ्य बताते हैं। तथ्य है साथियों, अखबार में छपे हुए इंडिया टुडे की कटिंग देख सकते हैं। 52% टर्नआउट हुआ पहले ही बार में डीडीसी के इलेक्शन के अंदर। डीडीसी बोले तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। साथियों, लंबे समय बाद 27 साल बाद यहां पर डिलिमिटेशन हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में जाकर लोगों ने पहली बार वोटिंग की है। हमेशा यहां पर वोटिंग का परसेंटेज बहुत नीचे रहा करता था। यहां पर परसेंटेज को आप कंपेयर कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो या डीडीसी इलेक्शन। आप सोचें 2020 के जो डीडीसी इलेक्शन है, वहां के नंबर्स
और उससे पहले 2018 के जो पंचायत इलेक्शन हैं उनमें आमूलचूल परिवर्तन कश्मीर के अंदर देखा गया है। आप यहां पर देख सकते हैं इस व्यक्ति का कहना था कि यहां पर पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है राजनीति के अंदर, पर राजनीति में पार्टिसिपेशन देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आप खबर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस की 2020 की कटिंग लगी है कि वोटर टर्नआउट इज लार्ज नंबर फॉर द 5th फेज। यहां पर आप देख सकते हैं सर्दियों के अंदर की बात है, ये दिसंबर में सर्दियों में भी इतनी जबरदस्त, जबकि वहां पर मतलब सीजनल माइग्रेशन देखने को मिलता है, सर्दियों में लोग अपनी जगह छोड़ करके तलहटी की तरफ चले जाते हैं, उसके बावजूद भी 50% से ज्यादा वोटिंग टर्नआउट था। और सुनो, इसका कहना है कि ऐसा G20 मीटिंग को आयोजित करके सरकार के द्वारा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों से यह कहा जा सके कि देखो यहां पर कितनी शांति है। इसको थोड़ा फैक्ट बता देते हैं। कश्मीर की इकोनॉमी का या कश्मीर की जीडीपी का लगभग 10% जो जीडीपी का हिस्सा है वो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। जम्मू कश्मीर की टूरिज्म पर डिपेंडेंसी 10 से लेके 15% जीडीपी का है और 50% जम्मू कश्मीर की जो आबादी है वो टूरिज्म में लगी हुई है, यानी कि जो लोग टूरिस्ट बनकर आते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार से इन्वॉल्व है। कोई खच्चर चला रहा है तो कोई होटल चला रहा है, कोई किसी को इधर उधर डल झील में नाव चला के घुमा रहा है, तो कोई वहां पर उनको कोई सामान बेच रहा है। इस प्रकार से लगभग 50% आबादी जम्मू कश्मीर की टूरिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अब जनाब ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम जनता को इसलिए ले जाना चाहते हैं ताकि वहां से हम इनसे अटेस्टेशन पा सकें। तो इस पर तर्क ये है जनाब कि आपका जो कहना है आपको सोचना चाहिए, आप कश्मीर के इतने ही हमदर्द हैं तो 22 से 25 के बीच में जो मीटिंग होने जा रही है G20 की, वो मीटिंग असल मायने के अंदर टूरिस्ट ग्रुप की ही है, यानी कि जम्मू कश्मीर में दुनिया भर के लोग आएं और टूरिज्म को और बढ़ावा दें। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ेगा तो जम्मू कश्मीर और आगे चलेगा। अगर ये सब प्रयास किए जा रहे हैं तो तुम्हें मिर्ची किस बात की लग रही है माननीय। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा क्लेम है, क्लेम क्या है कि यहां पर सिक्योरिटी सिचुएशंस बहुत ज्यादा बदल गई हैं, यहां पर सरकारों के साथ में बातचीत करना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें देयर हैव बीन रिपोर्ट सिग्निफिकेंट नंबर, हाँ इसने एक और रिपोर्ट लिखी है साहब, इसका कहना है बड़ी मात्रा में हिंदू जो हैं अब वो आउटसाइड से आकर यहां बसने आ रहे हैं। कहां? जम्मू कश्मीर में। अरे महामूर्ख प्राणी, कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर से ही विस्थापित होकर के गए थे, और जो तुम कह रहे हो ना बड़ी संख्या में लोग आकर बस रहे हैं, केवल 185 लोग 3 साल में आकर जम्मू कश्मीर में वापस बसने आए हैं। तुझको किसने रिपोर्ट दे दी मेरे प्यारे प्राणी? अखबार की कटिंग देख ले, सरकार के द्वारा राज्यसभा में जवाब दिया गया है 200। ये उल्टा, ये तो हमारे लिए नेगेटिव पार्ट है कि इस 370 के हटने के बाद यहां रहने आए हुए लोगों की संख्या में मात्र 185 आउटसाइडर आकर इन्वॉल्व हुए हैं। जो तू यहां कह रहा है मेरे भाई कि यहां पर मैसिव संख्या में लोग आकर इन्वॉल्व हुए हैं, तो किस बात की रिपोर्टिंग कर रहा है? किसने तेरा ड्राफ्ट लिखा है? कहीं फिर से तो ये कोई टूल किट का मामला नहीं है कि तूने इंटेंशनली सोच करके कि 7 दिन पहले जाकर के मैं बम फोड़ूंगा लोगों के दिमाग में और सोचने पर विवश कर दूंगा। मेरे भाई इस तरह की खबरें फैलाने से पहले जरा उठाकर देख ले, 3 साल में 185 बाहर से जाकर लोगों ने वहां घर लिए हैं और ये सरकार ने खुद ने जवाब दिया है। और यहां पर भाई साहब लिखते हैं कि G20 इज अनविटिंगली प्रोवाइडिंग ए वनी टू सपोर्ट ए फैक्टर टू नॉर्मलसी। तुम हमसे कहना चाहते हो कि हम नॉर्मलसी के लिए केवल ये G20 की बैठक वहां आयोजित करवा रहे हैं? अरे महामूर्ख प्राणी, 370 हटने के बाद में यहां पर कितना इन्वेस्टमेंट आया है एक बार तू उसके बारे में जान ले मेरे प्राणी। यहां पर इन्वेस्टमेंट 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। नॉर्मलसी G20 के कारण आई है, G20 तो अब कर रहे हैं। 2019 से 22 के बीच में 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है। और तो और जिस टूरिज्म ग्रुप की बैठक पर तेने कसीदे कसे हैं ना, उससे पहले जान ले जम्मू कश्मीर में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मात्र 2 महीने में 2.5 लाख टूरिस्ट जाकर कश्मीर में विजिट करके आया है। आखिरी 2 महीने में, ये 6 मार्च की खबर है, सर्दियों में जाकर विजिट करके आया, जबकि कश्मीर गर्मियों में घूमने जाते हैं लोग क्योंकि वहां ठंड रहती है। सर्दियों में 2.5 लाख टूरिस्ट पहुंच गया। मेरे प्राणी यहां पर जनता घूमने जा रही है, नॉर्मलसी तो ये खुद प्रमाणित कर रहे हैं। टूरिस्ट कभी ऐसी जगह घूमने नहीं जाते जहां अशांति होती है। कोई तमाशा थोड़ी देखने जा रहे हैं, कोई पिंजरे में बंद थोड़ी है लोग वहां पर। 3 बार तो मैं जा चुका कश्मीर,
कश्मीर जाकर के ये पता चलता है कि जो अखबारों में आती है ना जितनी ज्यादा कश्मीर की चर्चा, उसके बिल्कुल उलट है। कश्मीर जाकर ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही शानदार जगह है और बहुत शांति से वहां लोग रहते हैं। वहां के लोगों को भी ये बताया जाता है ना, अपने देश में मैं आपको बताता हूं, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, अपने देश में विभिन्न राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं में ट्रोले ट्रैक्टर भिड़ने से, रोड से गिरने से, दारू पी के मरने से ज्यादा लोगों की मौत होती है अलग अलग राज्यों में। जम्मू कश्मीर इतना बड़ा है, उसके अंदर कहीं छुटपुट घटना भी हो जाती है तो वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में तुरंत प्रसारित हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें लगी हैं भारत को गिराने के लिए। वहां की जनता को पता भी नहीं चलता कि कुछ ऐसा हुआ है। यार आज आपने अखबार उठाकर देखा हो, अपना लोकल शहर का अखबार निकाल लेना, कम से कम 5 से 10 लोग तो अखबार में लिखे होंगे एक्सीडेंट में मरे हुए। केवल लोकल अखबार, डिस्ट्रिक्ट अखबार की बात कर रहा हूं मैं आपको। और यहां तो पूरे पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है और ये लोग यहां लिख रहे हैं। अशांति होती ना तो ये लोग मूर्ख नहीं है जो यहां पे टूरिज्म के लिए जा रहे हैं मेरे भाई। हाँ, यहां पर कश्मीर वैली विटनेसिंग टूरिस्ट बूम, ब्रेकिंग 10 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। यूएन ने भी G20 प्रेसिडेंसी की भारत की तारीफ की है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर चल रहे हैं क्योंकि नो पॉवर्टी हमारा ऑब्जेक्टिव है। जम्मू कश्मीर में आज जो तुम शांति देख रहे हो, जो तुमसे नहीं पच रही है, इसके पीछे का बड़ा कारण है जम्मू कश्मीर की आधी आबादी इन टूरिस्ट के आने से धंधे में इन्वॉल्व हो गई। अब पत्थर फेंकने के लिए लोग नहीं मिल रहे, जैसे मनरेगा आने के बाद में खेती करने के लिए मजदूर नहीं मिलते, ऐसे टूरिज्म आने के बाद में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज नहीं मिल रहे। हमारे देश को तोड़ने वाली ताकतें प्रयास तो खूब कर रही हैं, रेट बढ़ गए, इतने पैसे उनके पास नहीं है नोटबंदी के बाद से। समझ पा रहे हो? तो ये जो फर्जी और तो और वो जो देश है ना जो पहलाता था हमारे यहाँ पत्थरबाजों को भेजता था, वो खुद कंगाल हो गया, कटोरा लेके दौड़ रहा है कि बोले मुझे कोई दे जाओ। हमारा तो उद्देश्य ही नो पॉवर्टी है। यूएन डेवलपमेंट गोल के अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर टूरिज्म में इन्वॉल्व हो गई वो जनता। रोजगार अगर होगा तो फिर वो वहां से सारे काम निकलने लगेंगे। और तुमने कहा कि तुम्हारे साथ समर्थन में लोग आ जाएंगे, वो तो आने ही थे। जिन जिन लोगों ने तुम्हारा समर्थन किया है वो हुर्रियत के लोग हैं। हुर्रियत G20 इज अनविटिंग प्रोवाइडिंग वेन। अरे भैया, ये हुर्रियत वाले जो तुम्हारी बात से खुश हो रहे हैं ना, इनका भी थोड़ा इतिहास जान लो। ये अलगाववादी हैं, हमारे देश के साथ नहीं रहना चाहते, सेपरेटिस्ट लोग हैं। ओरिजिन इनका जम्मू कश्मीर के अंदर, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला वाली पार्टी और कांग्रेस ने आपस में एक दूसरे से हाथ मिला लिया था तो उनके विरोध में इनका गठन हुआ था। लेकिन इन्होंने कश्मीर की जनता से कहा कि हम अपना अलग देश चाहते हैं। लोगों ने इनके साथ में भी समर्थन नहीं दिया, हुर्रियत वालों के, जिनकी तुम बात सोच रहे हो ना कि इन्होंने तुम्हें समर्थन दे दिया है। हुर्रियत पाकिस्तान को लेकर नरम रहा और भारत को लेकर अलग अपना रवैया अपनाता रहा, इसलिए किसी जनता ने इसको चुना नहीं। आज ये ऐसे बटे हुए घूम रहे हैं, तो इनकी बातों में मत आओ, ठीक है ना। बाकी तुमको जान करके बुरा जरूर लगेगा, जो भी तुम्हारा नाम है फर्नांडेन, तुमको पता होना चाहिए यूके ने कह दिया है कि वो G20 मीटिंग जो कश्मीर में हो रही है ना, उसको अटेंड करने आ रहा है, ठीक है ना। अब तुम जाओ कश्मीर की डल लेक का पानी पी करके वहीं पर निमट जाओ। उम्मीद है तुम्हारे को समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे पास जो खबरें हैं वो तुमको किसी ने लिख कर दी हैं और तुमने पोस्ट कर दी हैं। तुमको सच्चाई का साक्षात्कार नहीं हुआ, अदरवाइज तुम रिपोर्टिंग बढ़िया करते। बाकी G20 तो होके रहेगा। बोलो भारत माँ की जय। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी जितने भी मेरे प्यारे साथी सेशन में पहली बार पहुंचे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई बटन दबाना पड़ता है एक लाल का, उसको दबाने का कोई चार्ज नहीं है। समझ में आ गया तो वीडियो शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं, सब कुछ कर लिया, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने कमेंट बॉक्स के अंदर कुको FM का लिंक दिया हुआ है। यूज माई कूपन कोड अंकित 50 महीने भर के लिए जबरदस्त ऑडियो बुक्स को आप सुनिए मात्र 49 रुपीज़ के अंदर। 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स हैं जिनको आप कभी भी कैसे भी प्ले करके सुन सकते हैं, ठीक है। बाकी यदि आप चाहते हैं मेरे साथ में जुड़ करके स्टेट PCS की तैयारी करना, यदि चाहते हैं किसी राज्य के अंदर SDM बनना, तो आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि जल्दी ही मैं अपने एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर शुरू कर रहा हूं राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए बैचेस। तो आपको वहां पर वेलकम रहेगा। अभी गूगल प्ले स्टोर से आप मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।